तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी जिसका नाम है फ्रेडी, स्टारिंग कार्तिक आर्यन। ये मूवी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवी है। इस मूवी को बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं और सबकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। मुझे भी मूवी बहुत अच्छी लगी। कार्तिक आर्यन की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। तो अब मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगती है। मूवी के पहले ही सीन में हम देखते हैं फ्रेडी जिनवाला को, जो कि एक कामयाब डेंटिस्ट है। वैसे तो ये बहुत कामयाब डॉक्टर है, लेकिन बहुत साय और इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी है। ज्यादा लोगों से घुल मिल के नहीं रहता, चुपचाप सा रहता है, अकेले रहता है। काफी मासूम किस्म का आदमी है। इसका ऐसे शांत और अंडर कॉन्फिडेंट रहने का भी एक रीजन है, जो कहानी में आगे चल के पता चलेगा। लोग फ्रेडी का अक्सर मजाक बना देते हैं, कभी कभार उस पर गुस्सा भी हो जाते हैं, पर फ्रेडी हमेशा शांत रहता है और पलट के कोई जवाब नहीं देता। अब फ्रेडी की उम्र 28 साल हो चुकी है। अब वो शादी करना चाहता है, लेकिन अपोजिट जेंडर के सामने जाते ही वो और नर्वस हो जाता है, ठीक से बात ही नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सभी लड़कियां फ्रेडी को रिजेक्ट कर देती हैं। और ये रिजेक्शन का सिलसिला पिछले 5 साल से चला ही जा रहा है। मीटिंग के लिए फ्रेडी सभी लड़कियों को एक कैफे में बुलाता है, जहाँ वो पिछले 3 साल से जा रहा है। अब वो कैफे का स्टाफ भी फ्रेडी को पहचानने लगा है और वो सब अब फ्रेडी का मजाक उड़ाने लगे हैं। अभी रिसेंटली ही फ्रेडी की मुलाकात एक और लड़की से होती है और फ्रेडी उसके सामने भी नर्वस हो जाता है, ठीक से बात नहीं कर पाता है, और वो लड़की भी फ्रेडी को रिजेक्ट करके चली जाती है, जिससे फ्रेडी बहुत उदास हो जाता है। अब शाम को फ्रेडी बैठा होता है अपने एक लौते दोस्त के साथ, जो कि एक टर्टल है जिसका नाम हार्डी है। फ्रेडी उसको अपनी दुख भरी सारी कहानी सुनाता है, क्योंकि हार्डी के अलावा फ्रेडी का कोई अपना और दोस्त है भी नहीं। फ्रेडी की 2 आंटियां हैं, एक का नाम शहनाज है और दूसरी का परसेस। फ्रेडी की आंटियों ने फ्रेडी का ख्याल बचपन से रखा है, क्योंकि फ्रेडी के माता पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी, और उनकी मौत कैसे हुई थी ये तो हम कहानी में आगे चल के देखेंगे। और उन दोनों आंटीज को फ्रेडी की शादी की चिंता लगी रहती है, क्योंकि उनकी भी उम्र हो चली है और फ्रेडी का ख्याल रखने के लिए भी कोई ना कोई होना ही चाहिए। अब एक शादी के अंदर फ्रेडी और उसकी आंटी शहनाज बैठे होते हैं और फ्रेडी की शादी की बात कर रहे होते हैं। तभी फ्रेडी की आंटी एक लड़की को देखती है और कहती है कि वो तुम्हें देख के स्माइल कर रही है, मतलब कि वो तुम्हें जानती है और तुम्हें उसके पास जाके बात करनी चाहिए। लेकिन फ्रेडी तो उस लड़की को जानता नहीं था, लेकिन उसके बाद भी फ्रेडी को आंटी के फोर्स करने पर उस लड़की के पास जाना ही पड़ता है बात करने के लिए। फ्रेडी नर्वस हो जाता है, उस लड़की के पास जाता है बात करने के लिए, लेकिन ठीक से बात नहीं कर पाता, ना फ्लर्ट कर पाता है, ना कैजुअल फ्रेंडली टॉक कर पाता है। तभी वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें देख के नहीं हंस रही, और वो बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन तभी उस लड़की का पति रुस्तम वहां आ जाता है, और वो रुस्तम अपनी पत्नी से बहुत रूडली बात करता है और बोलता है कि तुम किसी और आदमी से क्यों बात कर रही हो। और उसके बाद वो फ्रेडी को भी बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना देता है, और ऊपर से फ्रेडी को धक्का मार के गिरा भी देता है। फिर अपनी वाइफ को लेके वहां से चला जाता है। बेचारा फ्रेडी कुछ नहीं कर पाता, उठता है और वहां से चला जाता है। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि फ्रेडी अपने हॉस्पिटल में बैठा है और फ्रेडी को वो लड़की बहुत याद आ रही है। उसका चेहरा फ्रेडी के दिमाग में बार बार आ रहा है। फ्रेडी को वो लड़की सुंदर लगी थी। तभी वो लड़की हॉस्पिटल आ जाती है फ्रेडी के पास अपनी जवानी वाला दांत निकलवाने। फ्रेडी उसका चेकअप करता है, एक्सरे वगैरह कराने के बाद जल्द से जल्द दांत निकलवाने की सलाह देता है। वो लड़की अपना नाम कहनाज ईरानी बताती है और लास्ट नाइट के लिए सॉरी भी बोलती है, और बोलती है कि उसका पति ड्रिंक करने के बाद ओवर पोजेसिव हो जाता है। तभी वो फ्रेडी की माँ रूबी जिनवाला की पिक देखती है, जो कि एक फेमस जेलो प्लेयर है, और बोलती है कि मैं भी इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और इन्हीं को देख के मैंने जेलो प्ले करना शुरू किया था, लेकिन मेरी शादी हो गई और मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा। और फिर वो चली जाती है, और उसके बाद तो फ्रेडी कैनाज के ख्यालों में और ज्यादा खोने लगा। फ्रेडी सपने देखने लग जाता है कि काश कैनाज उसकी वाइफ होती और उनकी एक छोटी सी स्वीट फैमिली होती। फिर अगले ही दिन कैनाज फिर से आती है और इस बार फ्रेडी कैनाज का वो दांत निकाल देता है, और अब तक फ्रेडी कैनाज के पैर में पूरी तरह पड़ चुका होता है। अब अगले सीन में कैनाज अपने घर पहुंच चुकी होती है, शाम हो चुकी होती है, और तभी रुस्तम उसका पति कैनाज को बाहर जाने की वजह से मारता पीटता है, और इधर फ्रेडी कैनाज का पीछा करते हुए उसकी बिल्डिंग के सामने तक आ चुका होता है। फ्रेडी कैनाज को मार खाता हुआ देख लेता है। फ्रेडी बहुत दुखी होता है, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाता। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि फ्रेडी सो रहा होता है और उसे एक बुरा सपना आता है। बुरा सपना बोलो या पुरानी याद बोलो। वो देखता है कि उसके माँ बाप आपस में लड़ रहे होते हैं और उसके पिता उसकी माँ को चीटिंग की वजह से गोली मार देते हैं, और थोड़ी देर बाद खुद को भी गोली मार लेते हैं। ये सब चीजें फ्रेडी अपनी आंखों से देखता है। तब फ्रेडी बहुत कम उम्र का होता है। ये सब देखने के बाद फ्रेडी के अंदर एक ट्रॉमा बैठ जाता है। इसी के वजह से वो इतना चुप चुप रहता है, लोगों से बात नहीं करता, डरा डरा सा रहता है। अब अगले ही दिन कैनाज की अपॉइंटमेंट होती है फ्रेडी के साथ, लेकिन कैनाज आती नहीं है। तो फ्रेडी कैनाज को कॉल करता है और पूछता है कि तुम आई क्यों नहीं। तो कैनाज बोलती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी, जिसपे फ्रेडी बोलता है कि एक्सट्रैक्शन के बाद मुझे एक बार एग्जामिन करना पड़ेगा तुम्हारे दांत को, नहीं तो हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन फैल भी सकता है, तो तुम मुझे कहीं पे भी 5 मिनट के लिए मिल सकती हो, मैं तभी देख लूंगा। जिसपे कैनाज मान जाती। अब वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं और कैनाज के फेस पे मारपीट के निशान थे, जिसका मतलब था कि रुस्तम ने फिर उसको मारा था। वैसे ये तो रोज की कहानी थी। कैनाज
बताती है कि उसका पति बहुत ज्यादा अब्यूसिव है। ये बताते हुए वो रोने लगती है, जिसे बाद में फिर फ्रेडी संभालता है। वो दोनों वहाँ थोड़ी देर बैठे रहते हैं, जहाँ थोड़ी बहुत उनकी आपस में बात होती है। उसके बाद केनाज वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन फ्रेडी उसको कॉल करता है। अब फ्रेडी रोजाना उसकी बिल्डिंग के नीचे आने लगता है। फ्रेडी उसको मिलने के लिए बुलाता है। पहले तो केनाज मानती नहीं है, लेकिन फिर बाद में मान जाता है, ऐसे नहीं कि उसका कोई और फ्रेंड नहीं है कि फ्रेडी के अलावा जिससे वो मिल सके, बातें कर सके। जिससे फ्रेडी बहुत खुश हो जाता है, अपने लिए नए जूते कपड़े वगैरह खरीद लेता है। वो दोनों एक कैफे में मिलते हैं और थोड़ी बहुत बातें करते हैं, और फिर उसके बाद ये दोनों बार बार मिलने लगते हैं और धीरे धीरे करीब आ जाते हैं। जो प्यार फ्रेडी केनाज से करता था, अब केनाज को भी फ्रेडी से होने लगता है। फिर वो एक दिन मूवी देखने के लिए एक थिएटर में मिलते हैं। फिर मूवी देखते देखते वो दोनों करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। ये किस दोनों के लिए ही अनएक्सपेक्टेड होती है। केनाज एकदम से वहां से चली जाती है। फिर फ्रेडी रात भर केनाज को कॉल करता रहता है, लेकिन केनाज फोन नहीं उठाती है। फ्रेडी काफी परेशान हो जाता है। सुबह भी केनाज फ्रेडी का कॉल नहीं उठा रही होती है, ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रही होती है। फ्रेडी काफी परेशान हो जाता है। अब फ्रेडी अपने कैबिन में बैठ के केनाज के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर फ्रेडी केनाज के घर पहुंच जाता है। केनाज दरवाजा खोलती है और फ्रेडी देखता है कि केनाज के चेहरे पे मारने पीटने के निशान है। रुस्तम ने फिर उसको मारा पीटा था। केनाज बोलती है कि वो बहुत दुखी है और परेशान है और रोने लगती है, जिस पर फ्रेडी बोलता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे शादी करना चाहता है। जिस पर केनाज बोलती है कि वो शादीशुदा है, अगर सिंगल होती तो कुछ हो भी सकता था, और रोने लगती है और कहती है रुस्तम से दूर रहने पर रुस्तम उसकी जान भी ले सकता है। ये बोलकर केनाज रोने लगती है और फिर फ्रेडी उसको संभालता है। अब रात को फ्रेडी अपने घर पे होता है और अपनी प्रेसियस सेंट्री से बात कर रहा होता है, जिन्हें उसने ये बता दिया होता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो गर्लफ्रेंड शादीशुदा है। ये बात तो वो बताता ही नहीं है। फ्रेडी को केनाज और उसकी शादी के सपने भी आने लगे होते हैं। खैर अगले दिन केनाज और फ्रेडी मिलते हैं और फ्रेडी बोलता है कि उन दोनों को साथ आने के लिए उन्हें रुस्तम को मारना होगा, जिसपे केनाज बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर फ्रेडी बोलता है कि अगर नहीं रह सकते तो रहो ही अपनी जिंदगी में और अपने पति से मार खाती रहो, हमारे पास यही एक ऑप्शन है सब कुछ ठीक करने का, और तुम डरो मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा। जिसपे केनाज मान जाता है। जिसपे फ्रेडी बोलता है कि अब हम कुछ दिनों तक नहीं मिलेंगे, ना कोई बात करेंगे। फ्रेडी प्लानिंग में लग जाता है और तैयारी में लग जाता है और अपने फादर की गन भी ले लेता है, जिससे उसके फादर ने अपनी वाइफ यानी फ्रेडी की माँ का मर्डर किया होता है। फ्रेडी रुस्तम पर नजर रखने लग जाता है। अब एक दिन फ्रेडी रुस्तम का पीछा करता है। रुस्तम को गोली मारने का प्लान होता है, पर फ्रेडी कोई खूनी तो है नहीं, इसलिए वो रुस्तम को गोली नहीं मार पाता है। लेकिन हड़बड़ाहट में फ्रेडी अपनी गाड़ी से रुस्तम को हिट कर देता है। वो रास्ता एकदम सुनसान होता है, वहाँ कोई भी नहीं होता, ना कोई आ जा रहा होता है और बारिश भी हो रही होती है। रुस्तम फ्रेडी की गाड़ी से टकराकर जमीन पे गिरा हुआ होता है और फ्रेडी को मौका मिल जाता है तो फ्रेडी रुस्तम को बार बार गाड़ी से कुचलकर अपने फार्म हाउस की तरफ निकल जाता है, जो कि उसके गांव में है। तो इस तरह फ्रेडी अपनी लाइफ में पहली बार किसी को नुकसान पहुंचाता है और केनाज के प्यार में एक आदमी का खून कर देता है। पर वो ऐसा एक मासूम लड़की को बचाने के लिए करता है, जिसका पति उसको बहुत परेशान कर रहा था, जिससे वो प्यार भी करता है। तो रुस्तम के मर्डर के बाद फ्रेडी एक हफ्ता अपने गाँव में ही बिताता है और दूसरी तरफ पुलिस रुस्तम के हिट एंड रन केस के गुनहगार को ढूंढ रही होती है। उनके पास कोई सबूत या कोई सुराग नहीं होता, लेकिन फिर भी वो केस क्लोज ना करके इसकी तहकीकात करने का प्लान करते हैं। अब एक हफ्ते के बाद फ्रेडी बहुत खुश होता है और केनाज से मिलने उसके घर आता है, लेकिन जैसे दरवाजा खुलता है वो कुछ ऐसा देखता है कि जिससे फ्रेडी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और उसके दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि केनाज का एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड होता है रेमंड नाम का, और उसने फ्रेडी को बस यूज एंड थ्रो किया है रुस्तम को अपने रास्ते से हटाने के लिए। इसीलिए केनाज फ्रेडी को अपने प्यार में फंसाती है। वहाँ उस पार्टी में भी केनाज ने जानबूझकर फ्रेडी को स्माइल दी थी और बाद में इनकार कर दिया। केनाज फ्रेडी जैसे ही किसी मासूम आदमी का इंतजार कर रही थी। फ्रेडी को इससे बहुत बुरा लगता है और वो केनाज पे गुस्सा करता है, पर तभी रेमंड फ्रेडी को बहुत पीटता है और केनाज उसको जलील करती है और धमकी देके घर से निकल जाने को कहती है, और कहती है कि अगर फ्रेडी उसके करीब दोबारा आया तो पुलिस के पास जाके कह देगी कि फ्रेडी उसके पीछे पड़ा है और फ्रेडी ने ही उसके हस्बैंड का मर्डर किया है। फिर अगले सीन में फ्रेडी अपने घर आ चुका है और फ्रेडी अंदर से टूट चुका है। पहले तो उसको सिर्फ दुख होता था और अब उसको दर्द भी हो रहा है और वो रात भर रोता है। लाए हुए सारे नए कपड़े वो जला देता है। बेसिकली उसकी लव लाइफ पूरी ही अपसाइड डाउन हो चुकी थी। खैर अब फ्रेडी अपनी वही नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है और अपनी पर्सियस आंटी को बोल देता है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रेमंड अब केनाज के घर पे ही रहने लगा है। तभी केनाज बोलती है कि रुस्तम का रेस्टोरेंट अब फाइनली उसका होने वाला है, जिसके लिए उसने 2 साल तक कितना कुछ सहा है। जिसका मतलब है कि केनाज सिर्फ रुस्तम के बिजनेस के लिए उसके साथ थी और रेमंड के साथ उसका अफेयर बहुत पहले से चल रहा था, जिसके साथ वो रुस्तम को रास्ते से हटाने का प्लान बहुत पहले से ही कर रही थी। और उसको फाइनली एक परफेक्ट कैंडिडेट मिल गया जिसका
नाम था फ्रेडी, जिसकी मदद से उसने रुस्तम को अपने रास्ते से हटा भी दिया। उसने रुस्तम का बिजनेस भी हथिया लिया है और अब अपनी लाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आराम से बिताएगी। और इधर फ्रेडी दुखी रहता था और कभी भी रोने लगता था। कभी पर्सिस आंटी उसको संभालती थी, कभी हार्डी से बात करके वो अपना मन हल्का कर लेता था। अब एक दिन फ्रेडी कैनाज के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, जहाँ कैनाज और रेमंड साथ में खड़े होते हैं और फ्रेडी उनके सामने बैठकर शेक पे शेक मंगवाता है और पीता जाता है। इनफैक्ट एक शेक रेमंड लेके आता है फ्रेडी के लिए, जिसमें उसने थूक भी दिया होता है और फ्रेडी फिर भी उसको पी जाता है। ये चीज दोनों को ही बहुत अजीब लगती है। फ्रेडी को जलाने के लिए वो दोनों काफी कोजी हरकतें करने लगते हैं, जिससे फ्रेडी को बहुत दुख भी होता है। अब जिस शेक के अंदर रेमंड ने थूका था, फ्रेडी उसको पी जाता है। ये चीज सबको अजीब लगती है, तो कैनाज उससे पूछती है कि तुम चाहते क्या हो, जिसपे फ्रेडी बोलता है कैनाज को कि वो उससे माफी मांग ले। लेकिन ऑब्वियसली वो दोनों ही दिल के बहुत बुरे होते हैं और रेमंड फ्रेडी को पीटने लग जाता है, उसको ह्यूमिलेट करता है। रेमंड फ्रेडी को धमकी देता है कि उसके कैनाज के बिल्डिंग के नीचे खड़े होने की फोटोज उसके पास है और कैनाज के फोन में तुम्हारे मैसेजेस भी हैं, तो अब वो ये साइको एक्ट बंद करे और यहाँ से निकल जाए। और फ्रेडी वहां से फिर चला भी जाता है। उसके बाद फ्रेडी के अंदर बदला लेने का ख्याल आता है। अब यहाँ पर फ्रेडी के अंदर से कैनाज के लिए सारा प्यार खत्म हो चुका था। फिर फ्रेडी अपने घर आता है और प्लानिंग करता है कि सबसे पहले ये ब्लैकमेलिंग वाले फैक्टर को हटाना पड़ेगा। और कैनाज की एलर्जीज और बाकी चीजें भी वो जानता था, तो उन सब चीजों को वो नोट डाउन करता है और जो चीजें जो उसे मिटानी है, फोटोज और मैसेजेस, उन्हें भी नोट डाउन कर लेता है। अब फ्रेडी उन लोगों पर नजर रखना शुरू कर देता है और एक चाबी वाले से उनके घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है। अब फ्रेडी उनके जाने के बाद उनके घर में घुसता है और सबसे पहले कैनाज के फेस वॉश में डिश वॉशर मिला देता है, जिससे कैनाज को एलर्जी होती है और घर में से एंटी एलर्जिक दवाइयां भी निकाल के फेंक देता है जो कैनाज ने रखी होती है। और उन दोनों के खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला देता है और वहां से चला जाता है। अब रात को वो लोग खाना खा के बेहोश हो जाते हैं। फिर उनके सोने के बाद फ्रेडी उनके घर में आता है और कैनाज के फोन से अपने सारे मैसेजेस डिलीट कर देता है और कैनाज के फोन से अपने आप को भी एक मैसेज भेजता है। और वो मैसेज क्या भेजता है ये कहानी में हमें आगे चल के पता चलेगा। उसके बाद वो रेमंड के फोन से सारी फोटोज डिलीट कर देता है और रेमंड को बेहोशी में मारता भी है, अपना स्लैप वाला बदला ले लेता है। फिर रेमंड की गाड़ी की चाबी लेता है और उसकी गाड़ी में से सारा ब्रेक ऑयल खत्म कर देता है, जिससे कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाएंगे। फिर अपने घर वापस चला जाता है अपने ओनली फ्रेंड हार्डी के पास। अब देर रात कैनाज की नींद खुलती है तो देखती है कि उसको एलर्जी हो चुकी थी, जिससे वो बहुत घबरा जाती है। फिर अपनी एंटी एलर्जिक दवाइयां ढूंढती है, लेकिन वो भी उसको नहीं मिलती। जिसके बाद वो दोनों गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं, लेकिन गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और उनका माइनर सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उन दोनों को बहुत मामूली सी चोटें लगती। लेकिन कैनाज रेमंड से नाराज हो जाती है कि उसने ब्रेक क्यों नहीं मारे, अभी हम दोनों मर सकते थे। अगले दिन वो लोग अपने घर पे थे कि रेस्टोरेंट से कॉल आता है कि किसी कस्टमर के डिश में छिपकली मिली है और उसने ऑनलाइन कंप्लेन कर दी है, जिसकी वजह से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले अब रेस्टोरेंट को बंद कर रहे हैं। जिसके बाद कैनाज और रेमंड रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं, यानी कि जिस चीज के लिए कैनाज ने इतनी मेहनत करी अब वो चीज बंद होने वाली है। और उनके पीछे से फ्रेडी उनके घर में आता है और रेमंड के लैपटॉप में कुछ करके वहां से चला जाता है। वो दोनों रेस्टोरेंट में परेशानी थे कि तभी कैनाज देखती है कि रेमंड के सोशल साइट पे उसके और रेमंड के साथ की इंटीमेसी वाली फोटोज डल जाती है, जिसमें कुछ गलत भी लिखा हुआ था, जिससे कैनाज बहुत नाराज हो जाती है रेमंड पे और रेमंड बोलता है कि ये उसने नहीं किया है। वैसे ये सब कुछ फ्रेडी ने किया था। फ्रेडी इन दोनों को बर्बाद करना चाहता है। कैनाज सारा मामला समझ चुकी थी कि ये सब जरूर फ्रेडी ने किया होगा। फिर कैनाज अपने स्टाफ से फ्रेडी की पिक्चर दिखा के पूछते हैं कि क्या ये आदमी यहाँ था, तो वो बोलते हैं कि उन्हें याद नहीं है, शायद हो भी सकता है। कैनाज श्योर थी कि ये सब फ्रेडी ने ही किया है और फिर वो दोनों फ्रेडी के घर जाते हैं। वो दोनों फ्रेडी के घर पहुंचते हैं और फ्रेडी को बहुत पीटते हैं, लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है। कैनाज पुलिस को देख के घबरा जाती है, यानी कि ये भी फ्रेडी का प्लान था। वो जानता था कि ये दोनों उसके पास जरूर आएंगे। खैर वो बोलती है कि अब वो फ्रेडी के बारे में पुलिस को सब कुछ बता देगी कि उसी ने मर्डर किया है एंड ऑल। और उसने ऐसा ही पुलिस को बोला कि फ्रेडी उसको स्टॉक करता था, फ्रेडी ने ही मना करने के बावजूद उसके पति का मर्डर किया है, फ्रेडी ने ही एलर्जीज करवाई है, फ्रेडी ने ही उससे उसका एक्सीडेंट भी करवाया है। जिस पर पुलिस वाला बोलता है कि इन सब इल्जामों को साबित करने के लिए आपके पास सबूत भी होंगे। फिर कैनाज अपने फोन चेक करने लगती है, लेकिन सारे सबूत तो फ्रेडी पहले ही मिटा चुका था और उनको कोई सबूत नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली पुलिस उनकी कोई बात नहीं मानता। फिर पुलिस वाला कहता है कि फ्रेडी एक डॉक्टर है और एक रिस्पेक्टेड पर्सन है। फिर पुलिस फ्रेडी से बोलते हैं कि आप अगर कंप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन फ्रेडी उसके लिए मना कर देता है। फिर पुलिस उन दोनों को वहां से भगा देती है। फिर अगले दिन कैनाज अपने घर में और बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवा देती है। फिर रेमंड से कहती है कि हमें फ्रेडी को खत्म करना होगा, जिस पर रेमंड कहता है कि इससे तो तुम डायरेक्ट फंस जाओगी। जिस पर कैनाज कहती है कि फ्रेडी को सबक सिखाने के लिए उन्हें कुछ तो करना ही होगा और इसके
इसके लिए रेमंड अपने किसी फ्रेंड के साथ फ्रेडी के घर में जाके तोड़फोड़ करता है और ये काम वो तब करता है जब फ्रेडी उसके घर में नहीं था और वहां पे वो एक बुलेट भी छोड़ देता है फ्रेडी को डराने के लिए। अब अगले सीन में फ्रेडी अपनी आंटी के साथ घूम रहा होता है। वो उनसे अपनी माँ के बारे में पूछता है कि सब कहते हैं कि मेरी माँ मेरे पिता को चीट कर रही थी जिसके लिए उन्होंने मार दिया उसको, क्या ये सच है? तो फ्रेडी की आंटी कहती है हाँ ये सच है। और फ्रेडी जिस एज में था ये सब फ्रेडी के सामने नहीं होना चाहिए था, पर अब फ्रेडी बड़ा हो चुका है और इसे इस सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यही तुम्हारे लिए बेटर होगा। और फ्रेडी इस बात को एक्सेप्ट कर भी लेता है। अब फ्रेडी रात को घर जाता है और घर की हालत देख के कैनास को फोन करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया है और तुम्हारा छोड़ा हुआ बुलेट भी मुझे मिल चुका है। जिस पर कैनास बोलती है कि उन्होंने कोई बुलेट नहीं छोड़ी है, जो कि झूठ है। जिसपे फ्रेडी बोलता है कि हाँ मैंने भी तुम्हारे घर में कोई सांप नहीं छोड़ा है। लेकिन फ्रेडी की इस बात से कैनास और रेमंड डर जाते हैं और अपना घर छोड़कर होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। फ्रेडी ने वैसे सच में कोई स्नेक नहीं छोड़ा था, लेकिन उसकी बातों से उनकी हरकतों से ये दोनों वैसे ही डरे हुए थे और इस बार भी डर गए। अब थोड़ी देर के बाद कैनास को याद आता है कि फ्रेडी ने बुलेट के बारे में तो बोला लेकिन हार्डी के बारे में कुछ नहीं बोला। तो कैनास और रेमंड फ्रेडी को दोबारा कॉल करते और कहते हैं कि उसका हार्डी भी तो हम ले आए थे और उसके हार्डी का सूप बना के हम पी चुके हैं। ये बात सुनते ही फ्रेडी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, वो बिल्कुल टूट जाता है। एजिन की हार्डी उसका इकलौता दोस्त था जो कि अब उसके पास नहीं है। उसके बाद फ्रेडी हार्डी का फ्यूनरल करता है, उसकी सारी चीजें जमीन में गाड़ देता है। उसके बाद वो अपने फाइनल एक्ट की तरफ बढ़ जाता है। वो एक होमलेस मैन से बात करता है और उसे कुछ पैसे भी देता है। फिर वो होमलेस मैन पुलिस के पास जाता है। उसने उस दिन एक गाड़ी को रुस्तम को उड़ाते हुए देखा था। उस गाड़ी का आधा नंबर उसको याद है। जब उस गाड़ी का नंबर और बाकी डिटेल्स पुलिस वाले मैच करते हैं तो वो गाड़ी फ्रेडी की निकलती है। ये सारा प्लान फ्रेडी का ही होता है। पुलिस ऑफिसर्स फ्रेडी के पास पूछताछ के लिए जाते हैं तो फ्रेडी डरते हुए बोलता है कि वो लोग उसको मार देंगे, जिसपे पुलिस ऑफिसर बोलता है कि वो उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन देगी। तो फ्रेडी बोलता है कि कार उसी की है, पर एक दिन कैनाज ईरानी उसकी गाड़ी लेके गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ और उन दोनों ने मिलकर रुस्तम को मार दिया। और जब फ्रेडी ने बोला कि उसे सच पता चल चुका है और ये बात फ्रेडी पुलिस को बताएगा तो उन्होंने फ्रेडी को धमकी दी और ये धमकी वाला मैसेज ही फ्रेडी ने उस दिन कैनाज के फोन से अपने आप को भेजा था। और फ्रेडी पुलिस को ये भी बताता है कि उस दिन वो दोनों फ्रेडी को इसीलिए मारने आए थे, लेकिन पुलिस के आने की वजह से वो बच गया। और फ्रेडी बोलता है कि वो लोग दोबारा आए थे उसे मारने के लिए बुलेट की मदद से और वो लोग उसके टर्टल को भी ले गए जिसको उन्होंने मार दिया। और फिर फ्रेडी पुलिस वालों को अपने घर की सीसीटीवी फुटेज भी देता है और मैसेजेस भी दे देता है, जिसके बाद पुलिस का शक कैनाज के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर अगले दिन पुलिस कैनाज और रेमंड को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहती है, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं कि वो फंसने वाले हैं। और इधर फ्रेडी ने अपने गांव वाले फार्म हाउस को खाली करवा दिया होता है। फिर उन दोनों को कॉल करता है और कहता है कि वहीं पे आके सब कुछ खत्म करते हैं और उन दोनों को लोकेशन भेज देता है। फ्रेडी उनसे कहता है कि वो चाहता है कि वो लोग सिर्फ उसे सॉरी बोल दे और उन्हें कहता है कि वो लोग एक सूटकेस भी लेके आए क्योंकि वो सूटकेस लाना भूल गया है, उसे कुछ सामान लेके आना। कैनाज और रेमंड प्लान करते हैं कि वो लोग वहां जाके फ्रेडी को वहीं खत्म कर देंगे और फार्म हाउस के लिए निकल जाते, पर रियलिटी में तो सारा प्लान फ्रेडी का ही चल रहा होता। अब वहां जाकर फ्रेडी के हाथ में गन होती है, पर कैनाज उसे बातों में उलझाकर उससे वो गन ले लेती है, लेकिन ये प्लान भी फ्रेडी का ही होता है। उस गन के अंदर गोलियां नहीं होती। तभी फ्रेडी कैनाज और रेमंड को बिजली का झटका देकर उन्हें डेंटल चेयर पर बांध देता है। अब इधर ये दोनों पुलिस स्टेशन तो आए नहीं थे, तो पुलिस वालों को शक होता है और वो कैनाज और रेमंड के घर जाते हैं। वहां पे वो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं, जिसमें वो दोनों एक सूटकेस को ले जाते हुए दिखते हैं, यानी कि कैनाज का सीसीटीवी लगाना उन्हीं पे भारी पड़ चुका था। अब पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि वो दोनों पकड़े जाने के डर से इस शहर को छोड़कर भाग गए हैं। अब यहाँ पर फ्रेडी उन दोनों को कन्फ्रंट करता है, उन पर अपना गुस्सा निकालता है और कहता है कि बाकी सब तो ठीक था, लेकिन उन्हें बीच में हार्डी को लेकर नहीं आना चाहिए था, उन्हें हार्डी को नहीं मारना चाहिए था। यहाँ पर कैनाज फ्रेडी से कहती है कि फ्रेडी तो उससे प्यार करता है ना, और अब हम दोनों साथ में रहेंगे, और हार्डी को रेमंड ने मारा है, जिससे फ्रेडी बहुत गुस्सा हो जाता है और घूम के रेमंड की तरफ देखता है और रेमंड इतना डर चुका होता है कि उसके पैंट में उसकी सुसु निकल जाती है। फिर फाइनली फ्रेडी उसके सारे दांत निकाल देता है और घर के बाहर उसे एक गड्ढे में गाड़ देता है। खैर अब वो कैनाज के पास आता है और उससे कहता है कि तुम तो एक जेलो प्लेयर हो ना, तो मुझे कुछ बजा के सुनाओ। तब पता चलता है कि कैनाज को तो जेलो पकड़ना तक नहीं आता। कैनाज ने वो झूठ फ्रेडी के पास आने के लिए बोला था, उसकी माँ का नाम लेके, जिसपे फ्रेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर फ्रेडी कैनाज के सारे दांत भी उखाड़ देता है और उसको भी जिंदा ही दफन कर देता है। फिर फ्रेडी उन दोनों की कब्रों के बीच में लेटकर हंसता है और कहता है कि वो आज भी उससे प्यार करता है, लेकिन ये सब सिर्फ उसी की गलती है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।